बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे सैन्य विज्ञान अर्थात मिलिट्री साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। बीए बीएससी दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। अगर आपने सैन्य विज्ञान अर्थात मिलिट्री साइंस लिया है तो मिलिट्री साइंस से ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोगों के। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए आसानी से हमारे एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। ओके चलिए, तो सैन्य विज्ञान अर्थात मिलिट्री साइंस बीए बीएससी दोनों में के लिए सिलेबस सेम है आपका, ठीक है। और नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। जो न्यू सिलेबस आया है 2022 का, उसके हिसाब से। ओके, यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला डिपार्टमेंट में। बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर, मतलब बीकॉम नहीं बीए बीएससी होता है आपका इससे। प्रथम सेमेस्टर 2022 मॉडल पेपर 2022 का है। सैन्य विज्ञान युद्ध के संकल्पनात्मक पक्ष, ये पेपर का नाम है आपके अंग्रेजी में कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वार। ये पेपर का आपके नाम है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 + 75 हैं। 25 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन और 75 नंबर आपको इस जो है प्रश्न से मिलेंगे। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका अगर पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, लिखित होगा, तो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये पेपर आपका लिखित है, ऑब्जेक्टिव जो है पेपर मैं भी देने का प्रयास करूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जो है जियोग्राफी का अभी मैं जो है आपको प्रश्न दे दूंगा। जियोग्राफी का जो आपका जो है ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर एक पड़ा हुआ है और एक मॉडल पेपर आपको जो है आप दे दिया जाएगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। ओके, जियोग्राफी वाला। चलिए देखते हैं भाई। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, युद्ध को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या है? युद्ध को परिभाषित कीजिए। युद्ध क्या है भाई, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। तो युद्ध जो होता है आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले आपको बता दूं पेपर में जो ऐसे क्या यहाँ पर क्या लिखा है, अखंड आ। सभी प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने इसमें रखे हैं और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और आपके 5 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है। सॉरी, 8 लघु उत्तरीय आपके पूछे जाएंगे और 5 आपके जो है दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हमने रखे हैं। उनमें से आपको 2 करने हैं, 8 में से आपको 5 करने हैं ये वाले लघु उत्तरीय के, और इनमें से 10 के 10 आपको करने हैं। ओके, देखें पहला प्रश्न है कि युद्ध को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या है? युद्ध को परिभाषित कीजिए। युद्ध क्या है भाई? तो युद्ध जो होता है आप क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे सीधे सीधे कि दो राष्ट्रों, शासकों या पार्टियों के बीच में हथियारों के द्वारा किया जाने वाला शत्रुतापूर्ण विरोध व एक राज्य विरोधी पार्टी के विरुद्ध अथवा एक विदेशी शक्ति के विरुद्ध सेनाओं का प्रयोग ही क्या कहलाता है? युद्ध कहलाता है। ये आप लिख देंगे। एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर उनका क्या नाम है? प्रोफेसर ईगल्टन। प्रोफेसर ईगल्टन जो है, ईगल्टन महोदय कहते हैं युद्ध की परिभाषा को देते हुए, क्या कहते हैं कि अपने अधिकारों को जबरदस्ती प्राप्त करने, विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाने तथा विवादों का समाधान करने का माध्यम ही क्या कहलाता है? युद्ध कहलाता है। ये प्रोफेसर ईगल्टन महोदय का मानना है। जबकि युद्ध को परिभाषित करते हुए एक व्यक्ति हैं मतलब कि सुनतजु महोदय कहते हैं। सुनतजु महोदय का युद्ध की परिभाषा को देते हुए इन्होंने कहा, क्या कहा भाई? जो है सुनतजु महोदय ने कहा कि युद्ध जो होता है राज्य का बृहद कार्य होता है जो जीवन और मृत्यु का प्रदेश होता है, सुरक्षा और विकास का मार्ग होता है। इसका अध्ययन विशेष परिश्रम से किया जाना चाहिए। क्या कहा? फिर से सुनिए। युद्ध राज्य का बृहद कार्य है, वह जीवन और मृत्यु का प्रदेश है, सुरक्षा और विकास का मार्ग है, इसका अध्ययन विशेष परिश्रम से किया जाना चाहिए। युद्ध के परिभाषा को देते हुए सुनतजु महोदय कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जो है खास करके आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण युद्ध की प्रकृति एवं क्षेत्र जो है परिवर्तन हो रहा है इनमें, परंतु युद्ध का अंत कभी नहीं जो है हुआ है। एक व्यक्ति है जो है क्लाउज़विट्ज़,
क्लार्जबिट्स कहते हैं कि युद्ध राजनीति को क्रियान्वित करने का एक माध्यम होता है, जबकि जोमिनी युद्ध की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि युद्ध को एक रक्त रंजित एवं मतलब उत्तेजनात्मक नाटक बताया है। किसने? जोमिनी महोदय ने। तो आपसे पूछेगा कि युद्ध को एक रक्त रंजित एवं उत्तेजनात्मक नाटक किसने माना है? तो जोमिनी महोदय ने माना है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो युद्ध एक ऐसी दशा होती है जब शक्तिशाली वर्ग शस्त्रों द्वारा विरोध करते हैं एक दूसरे का, वही युद्ध होता है। तो युद्ध की परिभाषा आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सीमित युद्ध किसे कहते हैं? सीमित युद्ध किसे कहते हैं भाई? सीमित युद्ध क्या होता है? तो ऐसे युद्ध में भाग लेने वाले राष्ट्र सीमित संसाधनों के द्वारा सीमित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सीमित भौगोलिक क्षेत्र में संघर्ष करते हैं। जैसे कि मेजर जनरल D.K. पालित ने ऐसे सभी युद्धों को सीमित युद्ध की संज्ञा दी है जिसमें दोनों महाशक्तियों की असीम विनाशक शक्ति का प्रयोग ना किया जाए, थोड़ी सी मात्रा में जो है एक प्रकार से जैसे तो बहुत कम लड़ाई हो, सीमित क्षेत्र के लिए हो और सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाए, उसके हिसाब से लड़ाई करी तो सीमित युद्ध होता है। एक व्यक्ति है बार्नार्ड ब्रोडी। बार्नार्ड ब्रोडी कहते हैं सीमित युद्ध की परिभाषा को देते हुए कि सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित राष्ट्रीय संसाधनों के प्रयोग से लड़ा जाने वाले जो युद्ध मतलब कि युद्ध होता है उसी को हम सीमित युद्ध कहते हैं। ओके, सीमित युद्ध की परिभाषा दी। जबकि एक व्यक्ति और हैं हेल्परिन। हेल्परिन महोदय कहते हैं कि सीमित युद्ध वही युद्ध होते हैं जो यद्यपि अमेरिका और सोवियत संघ के भू क्षेत्र पर नहीं लड़े जाते, लेकिन ये दोनों महाशक्तियाँ उस युद्ध से पूरा पूरा संबंध रखती हैं। जैसे कि बात की जाए, जब शीत युद्ध हो रहा था तब रूस और अमेरिका आपस में एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन ना तो रूस ने खुल करके उसका विरोध किया था और ना उसने खुल करके जो है रूस का मतलब कि एक प्रकार से विरोध किया था, उसके खिलाफ लड़ा था। बस एक प्रकार से बहुत कम चीज़ों का प्रयोग करके एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध किया गया, तो वही सीमित युद्ध होता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। एक दिन मैं आपको जो है इसके जो है प्रथम सेमेस्टर सैन्य विज्ञान का एक प्रकार से महासंग्राम वीडियो दे दूंगा, उसमें हम खूब प्रश्नों को चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर, जिसमें जितने भी सारे के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, इन सभी को बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, राफेल क्या है? राफेल विमान जो मोदी जी ने लाया वो कौन सा, वो क्या है भाई? तो राफेल का शब्द, राफेल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? हवा का गहरा। हवा का गहरा इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ राफेल का। और अधिक आग की भावना में, अधिक आग की भावना में या फिर हवा का गहरा, ये दोनों अर्थ होते हैं। एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला कैनर्ड मतलब कैनर्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल डेसाल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान होता है ये राफेल। हथियार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुसज्जित राफेल का उद्देश्य वायु वर्चस्व, हस्तक्षेप, हवाई पुनर्मिलन, जमीन समर्थन, गहराई से मार, विरोधी जहाज हड़ताल और परमाणु प्रतिरोध मिशन करने का है। राफेल को डेसाल्ट द्वारा जो है ओमनी रोले विमान के रूप में जाना जाता है। तो राफेल एक प्रकार से वायु में जो है लड़ने वाला विमान है, जिसके माध्यम से मतलब कि एक प्रकार से लड़ाकू विमान है राफेल। तो आप राफेल के बारे में गूगल कर लीजिएगा और भी जानकारी आप ग्रहण कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। ओके, अगला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। गुरिल्ला युद्ध क्या है भाई? गुरिल्ला युद्ध क्या होता है भाई? तो एक व्यक्ति है जो है FM ओशंका। FM ओशंका गुरिल्ला युद्ध की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि गुरिल्ला युद्ध से तात्पर्य लघु युद्ध से होता है। इसका प्रयोग उन अनियमित गैर पेशेवर सैनिकों द्वारा किया जाता है जो अपने राष्ट्र की नियमित सेना या फिर अन्य किसी आक्रमणकारी सेना के समर्थन से अथवा राष्ट्र के किसी भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार करने वाली सेना का विरोध करते हैं। जैसे कि छुप करके वार करना ही क्या कहलाता है? गोरिल्ला एक प्रकार से युद्ध कहलाता है, छापा मार युद्ध जिसको कहते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक अवधारणा के रूप में गुरिल्ला युद्ध क्रिया सैनिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र व जन समुदाय के द्वारा अपनाई जाने वाली युद्ध की क्रिया होती है। जैसे कि जो ये व्यक्ति थे, इनका नाम शिवाजी, वीर शिवाजी ने इसी गुरिल्ला युद्ध का वही प्रयोग किया था। इसमें मतलब गुरिल्ला युद्ध में होता क्या है कि गुरिल्लाओं की मुख्य विशेषताएं उत्कृष्ट प्रेरणा तथा जनता एवं भू क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान रखनी होती है। इनके लड़ने का तरीका शत्रु को परेशान करना, घात लगाना, अचानक धावा बोलना, आतंकित करना तथा इसके द्वारा शत्रु पर अपनी शक्ति श्रेष्ठता स्थापित करना, मतलब छुप करके वार करना। कहीं पर अचानक में आक्रमण कर दिया, रात रात में आक्रमण कर दिया, फिर हट गए, फिर कहीं पर वो जा रहे हैं फिर उन पर आक्रमण कर दिया एक छोटी छोटी टुकड़ी लेकर के। तो ये गुरिल्ला युद्ध होता है। ओके,
अगला प्रश्न, जोमिनी द्वारा वर्णित जो है स्ट्रैटेजी का वर्णन कीजिए। स्ट्रैटेजी जो लिखा है यहाँ पर हिंदी में हमने लिखा है स्ट्रैटेजी, मतलब कूटनीति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ओके, तो ये कूटनीति को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ओके, तो स्ट्रैटेजी का उद्देश्य क्या है भाई, ये प्रश्न क्या है, जोमिनी के द्वारा, जोमिनी द्वारा वर्णित स्ट्रैटेजी का वर्णन कीजिए। तो भाई इन्होंने क्या कहा, पहली बात इन्होंने बताई इस तरह जोमिनी महोदय ने बताया, इनके मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है इन्होंने कुछ बातों को सम्मिलित किया है। पहली बात है कि स्ट्रैटेजिक उपायों को अमल में ला करके शत्रु सेना के मुख्य भाग एवं युद्ध क्षेत्र के निर्णायक बिंदुओं तथा उसके मतलब कि संचार मार्गों पर ही प्रहार करना चाहिए, जबकि अपने को उसके प्रहार से बचाए रखना चाहिए। ये एक प्रकार से कूटनीति होती है युद्ध की। दूसरी नीति ये है कि इस विधि से युक्त चालें चली जानी चाहिए ताकि जो है शत्रु के कुछ भागों के विरुद्ध अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग सहजता से किया जा सके। तीसरी बात यह है कि संग्राम भूमि में सामरिक युक्ति चालान का प्रयोग कर अपनी प्रमुख चालों को निर्णायक बिंदु पर लगाना जाना चाहिए, ताकि या फिर इनको शत्रु की पंक्तियों के उस भाग पर लगाना चाहिए जहां उसे पराजित किया जा सके। चौथी बात है कि इस रूप में वस्तुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि व्यक्तियों के समूहों को न केवल निर्णायक स्थानों पर लाया जा सके, वरन इसको तीव्र गति से एक स्थान मतलब एक साथ बृहत समूह में भी लाया जा सके। तो ये एक प्रकार से जोमिनी के द्वारा स्ट्रैटेजी का वर्णन है। स्ट्रैटेजी माने होता है एक प्रकार से कूटनीति। ठीक, इस प्रकार से युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करके किस तरीके से युद्ध के पासे को पलट दिया जाए, ठीक यही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न है, अफवाहों के भेद लिखिए। अफवाहों के भेद क्या होते हैं भाई, अफवाहों के भेद लिखिए आप। पहला भेद अफवाहों का ये होता है कि भय का अफवाह, भय फैला दिया जाए किसी में, भय का अफवाह फैला दिया तो ये होता है एक अफवाह। दूसरा क्या भाई, मन के अनुकूल अफवाह फैला दी जाए कि हाँ जिस मन कह रहा था कि हाँ युद्ध ना करो तो फिर ऐसी अफवाह फैलाएगी कि हाँ युद्ध नहीं करना है। तीसरी अफवाह क्या भाई, जो है औत्सुक कर दिया, मतलब कि उत्सुक कर दी जाए, किसी को औत्सुकतात्मक जो है उत्साह अफवाह कर फैला दी जाए। और आपका जो है चौथा कर बता सकते हैं आप, संघर्ष अफवाह फैलवा दी जाए, विवरणात्मक अफवाह है। तो ये सब क्या है, अफवाह के क्या है, भेद है, अफवाह के प्रकार है। विवरणात्मक अफवाह, कल्पित अफवाह, कल्पना करके, अतिरंजित अफवाह, प्रतिष्ठा अफवाह, ज्योतिषी संबंधी अफवाह फैला दी जाए। तो अफवाह फैला करके भी जो है युद्ध जीता जा सकता है कि हाँ जैसे कि चाणक्य ने किस प्रकार से अफवाह फैलाई थी, जब वो सैनिक थे, क्या बोलते हैं उनके, जो सिकंदर था जब भारत पर आक्रमण कर आया था तो उस समय अफवाह ही उसकी सेना में फैला दी गई कि हाँ तुम थक चुके हो, ये है वो, मनोवैज्ञानिक प्रेशर दब बन गया और वो लोग हार गए। तो ये होता है आपका ओके अफवाह है। अगला प्रश्न, जीवाणु युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जीवाणु उद्देश्य का मुख्य अर्थ क्या होता है भाई, प्रश्न क्या है, जीवाणु अगर आपसे पूछे अफवाह नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां तो कैसे बताएंगे। तो अफवाह पर रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए, कठोर दंड दिया जाना चाहिए, श्रेष्ठ अनुशासन होना चाहिए, परिस्थिति का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए, आशंका का निवारण तुरंत किया जाना चाहिए और समाचारों का आदान प्रदान होता रहे ताकि अफवाह जो है ना फैले। अफवाह होती क्या है, अफवाह एक बिना प्रमाण की कहानी होती है जो किसी त्वरित घटना के होने के संबंध में अधिकतर व्यक्ति अथवा सैनिक अनभिज्ञ होते हैं और उन्हें उस घटना के बारे में जो बातें बढ़ा चढ़ा करके बताई जाती हैं वो उस पर विश्वास कर लेते हैं चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो। तो जैसे कि अब अफवाह का फैलाए, जैसे कि मान लेते हैं अब सैनिक मान लेते भागने लगे, उस समय बता दिया कि हाँ तुम बड़े वीर थे, ऐसा है वैसा है, तुम्हारा ये कौन टिकता है ऐसा, या फिर कोई अफवाह फैला दिया है कि हाँ जैसे इस समय चुनाव चल रहा है, कोई अफवाह फैला दे कोई चीज़ कि हाँ ये पार्टी जीत रही है इतने वोटों से, यहाँ से ये फिर वो, तो कई चीज़ें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाणु युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जीवाणु युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, जीवाणु उद्देश्य का पहला उद्देश्य ये है कि जनता में अव्यवस्था उत्पन्न करना तथा जनता का मनोबल गिराना, ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आप लिख दीजिएगा कि श्रमिक वर्ग को कार्य करने के अयोग्य बनाना, ये भी जीवाणु उद्देश्य का प्रयोग होता है। तीसरा होता आप लिखिएगा, तीसरा क्या लिख सकते हैं, जनता पर सामान्य आक्रमण के रूप को प्रभावित करना, जनता पर आक्रमण मतलब जनता पर सामान्य आक्रमण के रूप को प्रभावित करना, ये जीवाणु का एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य होता है। चौथा उद्देश्य आप बता सकते हैं कि फसलों तथा खाद्यान्न के भंडारों को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना, ये भी जीवाणु युद्ध का मुख्य उद्देश्य है। ओके, तो ये कई उद्देश्य हमने आपको बता दिए। आपसे पूछेगा कि रासायनिक युद्ध क्या होते हैं,
तो रासायनिक युद्धों में गैसों, द्रव्यों एवं विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और ये विषैले पदार्थ विभिन्न प्रकार से हानिकारक होते हैं। इसके 3 उद्देश्य होते हैं रासायनिक युद्ध के। पहला उद्देश्य होता है रासायनिक युद्ध का पहला उद्देश्य होता है शत्रु की कार्यकुशलता एवं उसकी क्षमता को नष्ट किया जाए। दूसरा उद्देश्य होता है रासायनिक युद्ध का किसी निश्चित भूभाग को प्रदेश के आयोग बनाना। और तीसरा उद्देश्य होता है कि शत्रु के सैनिकों तथा सार्वजनिक ठिकानों को आतंकित कर देना। तो ये होता है। परमाणु युद्ध क्या होता है भाई? तो परमाणु युद्ध जो होता है, एक व्यक्ति है जनरल फुलर कहते हैं परमाणु युद्ध की परिभाषा को देते हुए कि परमाणु की विनाशक शक्ति बहुत अधिक है जो एक दिन संपूर्ण विश्व को निगल जाएगी, ये कहा उन्होंने। परमाणु युद्ध में विस्फोटक पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं। आक्रमणकारी काफ़ी ऊंचाई से विस्फोटक सामग्री को शत्रु के क्षेत्रों पर फेंकता है जिससे क्या होता है, लोगों, औद्योगिक क्षेत्रों, कारखानों, वैज्ञानिक इमारतों एवं अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों का सर्वनाश हो जाता है और यही आपका क्या होता है, परमाणु युद्ध होता है। तो हमने आपको कई चीज़ें बता दी, आपको आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपका जैविक युद्ध। अब जैविक युद्ध को समझ लीजिए भाई, क्या होता है जैविक युद्ध किसे कहते हैं? प्रश्न है आपका जैविक युद्ध। तो जैविक युद्ध किसे कहते हैं भाई? जैविक युद्ध क्या होता है आपका? तो किसी युद्ध में किसी व्यक्ति, पशु अथवा पौधे को मारने के उद्देश्य से जीवाणु, विषाणु अथवा फफूंद जैसे जैविक आविष अथवा संक्रमणकारी तत्वों का उपयोग किया जाए तो वही जैविक उपयोग कहता है, मतलब जो जैविक युद्ध कहलाता है आपका। जैविक युद्ध मतलब समझ गए ना, कि किसी व्यक्ति, पशु या फिर पौधे, इन तीनों को मारने के लिए या फिर इन सभी को मारने के लिए किसी देश के जीवाणु, विषाणु अथवा फफूंद जैसे आविष या फिर संक्रमणकारी तत्वों का प्रयोग किया जाए। जैसे कि जो है जैविक हथियार बना रहा था कौन? चाइना, उससे कोरोना निकल गया। तो ये कोरोना जो है एक प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से जैविक ही जो है एक हथियार है। तो ये इस प्रकार का एक प्रकार से विषाणु कोई या फिर कोई जीवाणु तैयार कर लिया जाए, कोई फफूंद तैयार कर लिया जाए, वो फैला दिया जाए, ठीक है, पूरे के पूरे संसार में। तो एक प्रकार से ये कैसा युद्ध हो जाएगा? जैविक युद्ध हो जाएगा। तो परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधियों एवं कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा जैविक हथियारों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान जैविक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ओके, तो ये चीज़ आप जानिएगा। जैविक युद्ध आपके समझ में आ गया होगा। आगे नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व माने समझते हैं ना, नेतृत्व क्या होता है? नेता क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व जो होता है उसके बारे में क्या लिखेंगे कि सैनिक संकट के क्षणों में क्या करते हैं? सैनिक संकट के क्षणों में मार्गदर्शन तथा साहस के लिए अपने नेता की ओर देखते हैं कि हाँ, नेता क्या बोल रहा है। जैसे कि बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, जब उसकी जनता लौटने लगी उसके बाद में बाहुबली ने किस प्रकार से नेतृत्व किया और सभी को रोका, उसके बाद फिर से वापस पुनः भेजा लड़ने के लिए। तो वो चीज़ है नेतृत्व। तो अच्छा नेतृत्व जो होता है अपने चारित्रिक गुणों जैसे कि साहस, आत्मबल, कुशाग्र बुद्धि, इनके द्वारा जो है उनमें आत्मविश्वास सैनिकों में पैदा किया जाता है। तो ये एक प्रकार से नेतृत्व होता है। जब सैनिक यह अनुभव कर लेते हैं कि उनके नेता जो हैं हर परिस्थिति और कठिनाइयों को समझते हैं तथा उन्हें कम करने का प्रयत्न करते हैं, तो उनका विश्वास जो है एक प्रकार से क्या हो जाएगा, जो है उनके प्रति ज़्यादा बढ़ेगा और फिर लड़ने के लिए चल जाएंगे। बाहुबली ने कैसे समझाया, खूब समझाया और अच्छे तरीके से बोल दिया और सारे सैनिक जो थे वो मान गए, फिर से जो है युद्ध के क्षेत्र में तुरंत लड़ने के लिए चल दिए। तो आपको पता होगा, ठीक, यह बात क्लियर हो गई आपकी। सैन्य प्रबंध क्या होता है भाई? सैन्य का प्रबंधन अच्छे तरीके से किया जाता है तो वही शांति काल हो या युद्ध काल हो, दोनों स्थितियों में सैन्य प्रबंध का स्तर ऊंचा होना चाहिए। यदि सैन्य प्रबंध उसकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तब निश्चय ही सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा। उन्हें अपने परिवार के कल्याण तथा भविष्य की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। सैनिकों को उन्हें समय पर तथा उचित स्थान पर रसद एवं गोला बारूद आदि की आपूर्ति मिलते रहना चाहिए। इससे सैनिकों का मनोबल ऊंचा बना रहता है। ये कई चीज़ें जो कि हमने आपको बता दी। दलीय भावना क्या होती है भाई? दलीय भावना मतलब होता है कि मिलजुल कर कार्य करने से दलीय भावना को प्रोत्साहन मिलता है तथा मनोबल ऊंचा रहता है। मिलजुल कर कार्य करने से उनमें आपस में स्नेहपूर्ण संबंध हो जाते हैं जिससे वे सम्मान एक दूसरे का करते हैं। यूनिट के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं कि हाँ ये मेरा समुदाय का है। सामुदायिक भावना उत्पन्न हो जाती है दोनों में, मतलब कि दलीय भावना ये होती है कि एक दल जब दूसरे दल से लड़ते, जैसे कि क्रिकेट की टीम होती है तो वो अगर लड़ने गई है, मतलब कि खेलने गई है तो पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी मिलकर के जो है खेलते हैं। तो अगर खिलाड़ी सभी लोग साथ में मिलकर के अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ हो गई। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक युद्ध के कौन कौन से साधन हैं?
तो पहला साधन कौन सा लिख सकते हैं भाई, मनोवैज्ञानिक युद्ध के कौन से साधन है। पहला साधन है कि झूठा प्रचार कर दिया जाए। मनोवैज्ञानिक युद्ध कैसे जीता जाता है भाई, झूठा प्रचार करके, झूठा प्रचार करना ताकि शत्रु को हतोत्साहित किया जा सके। तो ये होता है पहला प्रकार, आप मनोवैज्ञानिक युद्ध के एक प्रकार साधन, मतलब एक साधन बोल सकते हैं। ठीक, झूठा प्रचार कर दे, शत्रु क्या हो जाएगा, आतंकित हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। तो झूठा प्रचार कर दे कि हाँ हमारे सैनिक में बड़े बड़े जो है महारथी हैं, योद्धा हैं, जो 100 लोगों को मारते हैं, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे झूठे जो है एक प्रकार से अफवाह फैला दें, तो ये क्या होता है, इससे मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का होता है। दूसरा क्या साधन होता है मनोवैज्ञानिक का, रेडियो, टेलीविजन तथा सिनेमा द्वारा शत्रु के विरुद्ध प्रचार किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए। तीसरा क्या होता है, समाचार पत्रों द्वारा जनता को प्रभावित किया जाए। चौथा एक प्रकार से क्या भाई, चौथा कौन सा युद्ध हो सकता है जो है मनोवैज्ञानिक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा शत्रु सेना का मनोबल डाउन किया जाए, नगाड़ा डुंगी खूब बजाई जाए। तो ये भी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है। साहित्य तथा पोस्टर बांटना, तमाम साहित्य जो है छापे जाए, अपने देश की जनता की एक प्रकार से अच्छे वीर गाथा का वर्णन करवाया जाए। ठीक, अफवाहें खूब फैलाई जम करके। तो ये सब क्या होते हैं, यही सब होते हैं भाई मनोवैज्ञानिक युद्ध के साधनों के। तो क्लियर होगी बात, इतने तो 10 प्रश्न हमने आपको बता दिए। अब बाकी प्रश्न जो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी प्रश्न जो होंगे मैं ये आपको जो है लघुत्तम टाइप के प्रश्न इनकी वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे अगला, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, उनमें से 5 प्रश्न आपको करने होंगे। 200 शब्दों में आपको लघुत्तम टाइप के प्रश्नों को लिखना होता है। ये देखते हैं लघुत्तम टाइप के प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे अगर आपकी परीक्षा लिखित होनी है तो। प्रश्न क्या है कि सैन्य विज्ञान क्या है, इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम्स की दृष्टि से, एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, और आपको बता दूं कि अभी आपकी रात के 9 बजे से, अभी आपकी रात के 9 बजे से जियोग्राफी बीए प्रथम सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 100 से अधिक प्रश्न, 111-12 प्रश्न हैं, उनके बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो 110 से 111 या 112 प्रश्न होंगे जिनको मैं अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके करवाने का प्रयास करूंगा। रात के 9 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी, तो आप लोग उस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा। ओके, देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सैन्य विज्ञान क्या है, इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए, पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर की वैदिक युग की सैन्य पद्धति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन सभी पर वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। वैदिक युग की सैन्य पद्धति का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से शुक्ला पॉइंट लगातार आपके साथ बना रहता है हमेशा से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक करिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, धन्यवाद। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, विभिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध के क्या कारण है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो युद्ध होते हैं, दो देशों के बीच में जो युद्ध होता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन और रसिया का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ये आखिरकार युद्ध के बीच का कारण क्या होता है, तो क्या कारण हो सकते हैं युद्ध करने के, तो कई कारण हो सकते हैं, इनको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र पर प्रकाश डालिए, इन दोनों में क्या अंतर होता है। समरतंत्र क्या होता है और स्ट्रैटेजी मतलब क्या, अर्थात स्ट्रैटेजी माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों कूटनीति, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, खास करके इसको बताने का प्रयास करें। बड़ा ही प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वैसे जो है युद्ध के राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये सब आप बता सकते हैं। कूट योजना फिर समरतंत्र, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। कूट योजना की बात बताई तो कूट योजना के बारे में अगर प्रश्न स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाए तो नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सैनिक साधनों को वितरित करने की कला को कूट योजना या फिर स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक, लिटिल हार्ट महोदय ने परिभाषा दी है, जबकि माड़ महोदय कहते हैं कि जर्नल की कला को कूट योजना कहते हैं। क्या, जनरल की कला को कूट योजना कहते हैं। माल्क महोदय कहते हैं कि कूट योजना क्रियात्मक रूप से अपने पास मौजूद सैनिक साधनों के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयों की कला के प्रयोग को कूट योजना कहते हैं। जबकि समरतंत्र की बात की जाए, समरतंत्र के बारे में वांडर गाल्स महोदय कहते हैं कि कूट योजना का संबंध उन मुख्य कूट योजना का संबंध उन मुख्य साधनों से होता है जिनके द्वारा युद्ध क्षेत्र के सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान पर सैनिक शक्ति को अत्यधिक लाभकारी रूप से लगाया जा सके, जबकि समरतंत्र का संबंध उन उपायों से होता है जो उस स्थान पर होने वाली लड़ाइयों में प्रयोग किए जाते हैं। समरतंत्र जो होता है कहाँ पर लड़ा जाता है भाई, समरतंत्र जो होता है आपका कूट योजना का क्षेत्र युद्ध होता है, जबकि समर क्षेत्र का जो युद्ध होता है मतलब कि क्षेत्र होता है वो रणभूमि होती है। कूट योजना का क्षेत्र क्या होता है भाई, युद्ध होता है, जबकि समरतंत्र जो होता है वो रणभूमि होता है। ओके, रणभूमि समरतंत्र का क्षेत्र होता है समरतंत्र का। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अंतर मैं किसी दिन सभी का बता दूंगा विस्तार से।
दो अंतर हमने बता ही दिया। अगला प्रश्न है आपका, युद्ध के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। युद्ध के सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। सारे के सारे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 90% लगभग यहीं से प्रश्न आने की संभावना है। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपकी परीक्षा लिखित होनी है, अगर आपके पेपर का नाम है जो हमने बताया था, अगर आपके पेपर का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पेपर का नाम है जो हमने बताया था, पेपर का नाम हमने क्या बताया था, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वार। अगर आपके पेपर का नाम युद्ध के संकल्पनात्मक पक्ष है, निश्चित तौर पर यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया क्या भाई, अगला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध के क्या उद्देश्य हैं, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में ये प्रश्न जरूर आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, ये प्रश्न रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सैन्य मनोविज्ञान की अवधारणा तथा उपयोगिता को बतलाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी एकदम से तय प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न है, किसी देश की यौद्धिक क्षमता उसकी संपत्ति पर और उत्पादन पर निर्भर करती है, एक कथन है, इस कथन की आपको विवेचना करनी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लघु उत्तरीय टाइप के ये प्रश्न, इतने प्रश्न अगर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम्स में लगभग यहीं से प्रश्न आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और जो है हम दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न को देख लेते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वैसे तो 4 निर्धारित दिया गया है, आपके 4 प्रश्न होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों को रखने का प्रयास किया है। देखें, यहाँ से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न करने हैं, और 2 प्रश्नों के साथ साथ आपको बता दें खंडसाह है, और 500 शब्दों में एक प्रश्न को आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक। देखिए, पहला प्रश्न है जो है, सैन्य विज्ञान का अन्य विषयों में संबंध बताइए। सैन्य विज्ञान का अन्य विषयों में संबंध, या अन्य विषयों से सैन्य विज्ञान का क्या संबंध है, या अन्य सामाजिक विज्ञानों से सैन्य विज्ञान का क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अगर मैं जल्द ही आपको सैन्य विज्ञान के बारे में चैप्टर 1 वगैरह पढ़ा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, कुछ वीडियो आपके समक्ष जल्दी दे दूंगा, ओके। अगला प्रश्न है, परमाणु युद्ध से बशर्ते आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक मात्रा में करा, तो मैं आपको जो है चैप्टर वाइज वीडियो भी इसके देने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है, परमाणु युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तो परमाणु युद्ध के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रश्न है, एग्जाम से आ सकता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक युद्ध से आप क्या समझते हैं, आर्थिक युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले आप आर्थिक युद्ध की परिभाषा लिखेंगे 2-3 विद्वानों के अनुसार, उसके बाद में अपने अनुसार, उसके बाद में आर्थिक युद्ध के उपाय हेडिंग डालेंगे, आर्थिक युद्धों के उपाय, आर्थिक युद्ध के उपाय हेडिंग डालेंगे, उसमें एक एक करके आप उपाय बताने का प्रयास करेंगे, ओके। अगला प्रश्न है आपका, गुरिल्ला युद्ध क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं। गुरिल्ला युद्ध क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो गुरिल्ला युद्ध आप या छापामार युद्ध जो है पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्स में लगातार आता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। सबसे पहले आप गुरिल्ला युद्ध के बारे में बताएंगे, उसकी परिभाषा देंगे, उसके बाद में उसकी क्रिया के बारे में आपको बताएंगे, ठीक। अगला प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न है, युद्ध की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, इसका राजनीति से संबंध क्या होता है, आप निर्धारित कीजिए। तो युद्ध की अवधारणा क्या होती है, सबसे पहले आपको युद्ध की परिभाषा देनी है, युद्ध की अर्थ को बताना है, यानी कि मीनिंग एंड डिफिनेशंस बराबर इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट। तो आपको युद्ध कॉन्सेप्ट ऑफ वार समझाना है यहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वार के बारे में पढ़ लीजिएगा। युद्ध की अवधारणा क्या होती है, अवधारणा में सबसे पहले आपको अर्थ बताना होता है, उसके बाद में परिभाषा आपको बतानी है, ठीक। उसके बाद में इसका राजनीति से आप लिखेंगे कि युद्ध का राजनीति से संबंध, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में फिर इसके नीचे आप लिखेंगे जो है पॉइंट टू पॉइंट। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे। अभी आपकी रात के 9 बजे से जियोग्राफी की क्लास होने वाली है, वो भी BA BSc प्रथम सेमेस्टर की छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। BSc से अगर आप जियोग्राफी कर रहे हैं, तो मतलब जियोग्राफी से BSc कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जो है BA कर रहे हैं जो है जियोग्राफी से, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि फिजिकल जियोग्राफी की लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को वहाँ पर बताया जाएगा, तो जो कि प्रथम सेमेस्टर के हैं, ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए भैया, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको बता दूं कि जियोग्राफी के लगभग यहाँ पर हम 112 से 13 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जियोग्राफी के पेपर का नाम क्या है भाई, आपके जियोग्राफी का पेपर का नाम है आपकी फिजिकल जियोग्राफी। क्या नाम है, फिजिकल जियोग्राफी, अर्थात भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल से कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम से बनेंगे, उसको लेकर के एक लिखित मॉडल पेपर आपके चैनल पर पहले से उपलब्ध है। उसके बाद में हमने जो है आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी दिया है, लेकिन हमने सोचा कि 100 से अधिक प्रश्न उसमें हमने करवा दिए थे, लेकिन हमने सोचा एक बार फिर से मैं 100 से अधिक प्रश्नों को करवा दूं, ताकि आपके 2-3 मॉडल पेपर हो जाएं, और आप अगर उन दोनों को देकर के अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक एग्जाम से प्राप्त होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, और आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो मिलिए फिर अभी रात के 9 बजे से जियोग्राफी वाले क्लास में, ओके। और आपको और भी बताने नई शिक्षा नीति के अनुसार सारी चीज़ें होंगी, और
ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होगा ये जियोग्राफी का। तो निश्चित तौर पर आप इन 5 प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, इन 5 प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा यहाँ पर किससे, ये दीर्घ उत्तरीय के हैं सैन्य विज्ञान प्रथम सेमेस्टर का। तो ये 5 प्रश्न तैयार कर लीजिएगा और ये 8 प्रश्न आप लोग जो है लघु उत्तरीय का तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में ये 10 प्रश्न आप जो है किसके तैयार कर लीजिएगा भाई, ये 10 प्रश्न आप जो है दीर्घ उत्तरीय के मतलब कि अति लघु उत्तरीय का तैयार कर लीजिएगा। बस आप अच्छे तरीके से आपका जो है एक प्रकार से पेपर तैयार हो जाएगा। लिखित वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए मैं कुछ व्यवस्था करूँगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और मैं हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव वालों के लिए मैं इसे लिखित वाला जो क्वेश्चन आंसर है उसको बताने का प्रयास करूँगा। और जब आप जानकारी अधिक मात्रा में पा जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव कैसे प्रश्न बनेगा आप खुद ही बना लेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।